नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करते हैं शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का ये पांचवा पाठ, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का जो एकल प्रभुत्व था उसे एक दलीय प्रभुत्व का दौर भी कहते हैं, और प्रोफेसर रजनी कोठारी जो है उन्होंने उसे कांग्रेस प्रणाली भी कहा है। तो 67 तक क्या स्थिति रही, उसके बाद उसे क्या चुनौतियां मिली, ये सारी चीज़ें इस पाठ के अंदर आएगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं ये पाठ, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न कुल 5 अंकों का है, जिसमें 3 प्रश्न छोटे छोटे आएंगे, एक रिक्तस्थान, एक MCQ और एक वन लाइनर, और एक छोटा प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक 2 नंबर का। इस प्रकार ये छोटा पाठ है लेकिन 5 अंक कैरी करता है, तो इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आइए हम करते हैं पहला प्रश्न। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व केंद्र में कब तक रहा? तो केंद्र में 1947 से 77 तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा था। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और ये नारा उन्होंने, जनता पार्टी के जो लोग थे या विपक्षी लोग थे, उन्होंने एक नारा दिया था कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तब इंदिरा गांधी ने अपने भाषणों में मजाक में कहा था कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि भारत में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल राज्य में हुआ था। वहाँ पे साम्यवादी पार्टी जो है वो चुनाव के माध्यम से विजय हुई थी, और पूरे विश्व में ये पहला उदाहरण था कि साम्यवादी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कहीं पे विजय हासिल की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे, जिसे समाजवादी पार्टी भी कह सकते हैं और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा क्या था? गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिया था वो राम मनोहर लोहिया ने दिया था। राम मनोहर लोहिया वैसे समाजवादी नेता थे और कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था, और इंदिरा गांधी को ये गूंगी गुड़िया कहते थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव जो है वो 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1977 में बनी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो 1977 में जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उस सरकार का नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया था। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत में पहली बार सत्ता में आई थी, तो ये केरल में आई थी। ये हमने पहले भी कर लिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो भारत में पहली बार केरल में सत्ता में आई थी। अगला प्रश्न है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? तो ये सी नटराजन अन्नादुराई जो है उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना की थी। इसे DMK कहते हैं, और इस पार्टी का जो आधार है वो हिंदी का विरोध करना है। ये दक्षिण की पार्टी है, ये हिंदी का विरोध करती है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी 64 में मृत्यु हो गई थी, और उसके तुरंत बाद जो है वो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। तो नेहरू के उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री होंगे। अगला प्रश्न है, सी नटराजन अन्नादुराई ने 1949 में कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो अन्नादुराई ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना की थी। इसे शॉर्ट में DMK कहते हैं। हिंदी विरोध के आधार पर यह पार्टी बनी थी, और द्रविड़ क्षेत्र की एक अलग पहचान लेकर के इस पार्टी का अस्तित्व बना हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 से 66 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। बहुत कम समय के लिए रहे थे, और इसी दौरान 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हालांकि हमारी विजय हुई थी, लेकिन जो ताशकंद समझौता हुआ था, उस ताशकंद से हमारे जो शास्त्री जी थे वो वापस जिंदा नहीं लौटे थे, उनकी वहीं मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में सबसे बड़ा क्या था? मुद्रा का अवमूल्यन करना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह रहता था, उसे क्या कहते थे? उसे सिंडिकेट कहते थे। जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता था वे ही सरकार थे, और वे ही एक तरह से ऐसा समूह था जो सरकार कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, टिकट किसको मिलेगी, इन सब चीज़ों का निर्धारण करते थे, तो उसको सिंडिकेट कहते थे। ये वास्तव में एक तरह का दबाव समूह था।
अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा ही मिलता जुलता नारा दिया था, जय किसान जय जवान जय विज्ञान। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान या मोहम्मद अयूब खान के साथ हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता देखिए 3 जुलाई 1972 में हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध किए थे। 65 में जो हुआ था उसे हम ताशकंद समझौता कहते हैं, और 71 के युद्ध के बाद जो समझौता हुआ था उसे हम शिमला समझौता कहते हैं। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। भारत में 1975 के आपातकाल की जांच करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? 1975 में इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसकी जांच करने के लिए एक आयोग बना था जिसका नाम है जेसी आयोग। अगला प्रश्न है, ये लघुतरात्मक प्रश्न है, 1960 के दशक को किसकी संज्ञा दी गई थी? तो इसे खतरनाक दशक की संज्ञा दी गई थी, द डेंजर डिकेड्स के नाम से इसे जाना जाता है। यदि इंग्लिश में आया तो अब से डेंजर डिकेड्स भी कह सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? हमने पहले भी कर लिया है कि 64 से 66 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे, उनके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को क्या कहा गया था? उसे PUF की सरकार कहा जाता है। चंद्रशेखर जो है, चरणजीत यादव है, मोहन धारी है, कृष्णकांत है, ऐसे नेता जो है इन्हें युवा तुर्क कहा जाता था, क्योंकि ये आमूल परिवर्तन के अंदर विश्वास रखते थे, इसलिए इन्हें युवा तुर्क कहा जाता है। किंग मेकर किसे कहते हैं? देखो, किंग मेकर का मतलब होता है कि जो खुद प्रधानमंत्री नहीं बने लेकिन किसी को भी प्रधानमंत्री बनाने की हिम्मत रखता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन लोगों को किंग मेकर कहा जाता है। इसे हम जैसे सोनिया गांधी के माध्यम से समझ सकते हैं कि वो 2004 में जब चाहते तो वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? नेहरू जी और शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 1960 के दशक में। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उसी दौरान अकाल पड़ा था और उसी दौरान फसलें खराब हुई थी। तो सारे संकट जो हैं वो एक साथ इसी दशक में आए थे। नेहरू जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री बना। शास्त्री जी को कौन सी 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? देखो, पहली चुनौती थी चीन का युद्ध और पाकिस्तान के युद्ध के कारण सबसे बड़ी जो आर्थिक कठिनाई पैदा हुई थी या अकाल और सूखे की स्थिति हुई थी। इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उस समय उन्होंने पूरे राष्ट्र से आह्वान भी किया था कि वो सोमवार के दिन व्रत करें और वो जो अनाज बचे उस अनाज को हम हमारे जो फौजी भाई हैं, सैनिक जो हैं, उनके लिए उपलब्ध करवाएंगे। अगला है, ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ये फिर आया कि ताशकंद पे साइन किसने किए थे, हस्ताक्षर किसने किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान या राष्ट्रपति अयूब खान ने किए थे। अगला प्रश्न है, ये 2 नंबर का आएगा कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? वही प्रश्न आया है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक या डेंजर डिकेड्स कहा जाता है क्योंकि इसी दौरान शास्त्री और नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। इसी दौरान भारत ने 2 युद्धों का सामना किया था, 62 और 65 का युद्ध। 62 का युद्ध हुआ था चाइना के साथ, 65 का हुआ था पाकिस्तान के साथ, और इसी दौरान जो है बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, फसलें खराब हो गई थी। अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद क्या है? यह समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा एक विचारधारा प्रस्तुत की गई थी जो कांग्रेस विरोधी और उसे सत्ता से अलग करने के लिए अपनाई गई थी कि हमें कांग्रेस को हटा करके गैर कांग्रेसवाद लाना है। राजनीति में एक मुहावरा है, आयाराम गयाराम। इस मुहावरे का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने स्वार्थ के लिए दल बदलता है। ये हरियाणा का जो गयालाल था उसने 15 दिन में 3 पार्टियां चेंज की थी और उसी को लेकर के ये मुहावरा प्रचलित हो गया था कि आयाराम अब गयाराम हो गया है। कांग्रेस सिंडिकेट से आप क्या समझते हो? तो कांग्रेस में जैसे कामराज जो है, SK पाटिल है, निजलिंगप्पा है, मोरारजी देसाई है, ये ऐसा समूह था जो कांग्रेस का विरोध करता था, लेकिन ये कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि सिंडिकेट उस समय इतना शक्तिशाली था कि चुनाव के दौरान टिकट किसे मिलेगी, चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सारी चीज़ें सिंडिकेट ही निर्धारित करता था। प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हो? तो भूतपूर्व जो राजा थे उन्होंने जब रियासतें सम्मिलित की थी देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से, तो उस समय उनको प्रीवी पर्स दिया जाता था, यानी गुजारा भत्ता दिया जाता था। तो वो गुजारा भत्ता जो है
उस भत्ते को इंदिरा गांधी ने 1971 में 26वां संविधान संशोधन करके ख़त्म कर दिया था। 10 सूत्री कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो 10 सूत्री कार्यक्रम 1967 में कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, कामराज योजना क्या थी? तो देखो, कामराज योजना के अंतर्गत 1963 में सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी के पदों से त्यागपत्र दे दिया था और उनकी जगह युवा कार्यकर्ता सामने आए थे। इसे कामराज योजना कहते हैं। राजनीतिक मुहावरा है आयाराम गयाराम, अपने स्वार्थ के लिए दल बदल करना। 1972 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी जीत का कारण क्या था? उसमें देखो, भारी जीत का कारण ये था कि उस समय इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व बड़ा चमत्कारी व्यक्तित्व था और कांग्रेस उस समय समाजवादी नीति अपना रही थी और गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 1972 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का कारण बन गई। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया कौन थे? राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे। 1963 से लेकर 67 तक लोकसभा के सदस्य रहे और गैर कांग्रेसवादी समूह के रणनीतिकार थे। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद कौन से दो राजनीतिक दल सामने आए थे? 1969 में देखो, कांग्रेस का विभाजन दो बार हुआ है। पहला विभाजन हुआ था 1907 में गरम दल और नरम दल में। उसके बाद में 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो पार्टी के दो दल सामने आए थे। एक था कांग्रेस आर, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी, और कांग्रेस आर का मतलब है कांग्रेस रेडिकल और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व सिंडिकेट के पास था। अगला प्रश्न है, 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस उम्मीदवार का साथ दिया? उम्मीदवार जो थे उस समय वीवी गिरी थे और कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी की बजाय निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का साथ दिया था और अपने लोगों से भी कहा था कि वो अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट करें, न कि संगठन के आवाज़ पे। इस प्रकार नीलम संजीव रेड्डी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो हार गए थे। अगला प्रश्न है, 1969 में कांग्रेस विभाजन के कारण क्या थे? देखो, सबसे बड़ा कारण तो ये था कि दक्षिणपंथी विचारधारा थी। राष्ट्रपति का निर्वाचन 1969 में जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने सिंडिकेट द्वारा नीलम संजीव रेड्डी को टिकट दी गई थी, उसे कांग्रेस या इंदिरा गांधी ने हराने का काम किया और सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को भी हटाने का प्रयास किया। 1971 में चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारण क्या थे? इंदिरा गांधी का चमत्कारिक व्यक्तित्व जो था, 10 सूत्री कार्यक्रम थे, गरीबी हटाओ का नारा था, भूमि सुधार कानून था। इन सारी चीज़ों से इंदिरा गांधी अपने चुनाव में जीतने में सफल रही थी। अगला है, दल बदल क्या है? देखो, कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है जिस पार्टी से टिकट लेके आता है और जीतता है, उस पार्टी को छोड़ के वो दूसरे दल में चला जाता है, उसे दल बदल कहा जाता है। जैसे पिछली सरकार में यदि हम राजस्थान में देखें तो बसपा के 6 विधायक जीत के आए थे, लेकिन उन्होंने दल बदल करके सबके कांग्रेस से ज्वाइन कर ली थी। अगला है, 1966 में कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी का साथ क्यों दिया? देखो, कांग्रेस के नेताओं ने यह सोच के इंदिरा गांधी का साथ दिया था कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव नहीं होने के कारण दिशा निर्देशन के लिए उन पर निर्भर रहेगी। जो वरिष्ठ नेता थे वो ये जानते थे कि इंदिरा गांधी बिल्कुल नई है, इसे किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, तो ये हर छोटी छोटी बात जो है हमें पूछ करके करेगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं होने दिया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की आंतरिक फूट राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस प्रकार उभर के सामने आई? देखो, कांग्रेस की जो फूट थी वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सामने आई। वो इस प्रकार सामने आई कि उस समय इंदिरा गांधी ने जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे वीवी गिरी, उनका साथ दिया और कांग्रेस का जो उम्मीदवार थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, वो चुनाव हार गए थे। तो ये चुनाव इंदिरा गांधी का कांग्रेस में वर्चस्व स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हुआ। इस चुनाव के माध्यम से इंदिरा गांधी ने ये दिखा दिया कि वो जो चाहे वो कर सकती है और इस चुनाव में कांग्रेस की फूट उभर करके सामने आई थी। 1967 में कांग्रेस की हार के कारण क्या थे? हार के कारण ये थे कि देश की खराब स्थिति और इंदिरा गांधी को राजनीतिक अनुभव नहीं था। राम मनोहर लोहिया की गैर कांग्रेस की अवधारणा भी थी। उसी समय अकाल और सूखे की स्थिति बनी हुई थी। भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ जो युद्ध लड़े थे उसके कारण भारत की स्थिति भी खराब हो चुकी थी। तो इस प्रकार ये पार्ट जो है बहुत छोटा सा पार्ट है, कांग्रेस प्रणाली, उसकी स्थापना और वापस संकट, ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें कर ली है। तो ये 5 नंबर का पार्ट है, आप इसको 2 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ आधे घंटे में आप इसको 2 बार रिवाइज कर सकते हैं और 5 नंबर जितने सिक्योर कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको अच्छा लगे या कोई चीज़ और सुधार चाहते हो तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।